बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आपको खुशामदीद। आज के लेक्चर का टॉपिक सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल्स चैप्टर नंबर 1। ऑल एग्जाम्पल इसमें सॉल्व की जाएंगी। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.1 है लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ शीट आर 3.233 मीटर, 2.105 मीटर एंड 1.05 सेंटीमीटर। To calculate volume of the sheet, correct up to appropriate significant digits. So डाटा अगर लिखें तो लेंथ L इक्वल टू है 3.233 मीटर, ब्रेड्थ 2.105 मीटर और थिकनेस की वैल्यू है 1.05 सेंटीमीटर। इससे पहले दो रीडिंग मीटर में आ चुकी हैं, इसलिए इस रीडिंग को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1.05 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड किया जाएगा 100 से। जब 1.05 को 100 से डिवाइड करोगे, सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0105 मीटर। और हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। ये 3 वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया गया, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 7.14573825 10⁻⁻² क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पर एक रूल अप्लाई किया जाएगा कि यहाँ पर हुआ है मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस, और मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल इस तरह है कि इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द रिजल्ट शुड बी इन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो कैसे आएगा? फर्स्ट रीडिंग देख लिए, लेंथ 3.233 मीटर है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं। ब्रेड्थ में सिग्निफिकेंट फिगर्स भी 4 हैं और थिकनेस में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है 3। इसलिए लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं। तो इसलिए हमने आंसर को भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स रिटेन होंगे, रिमेनिंग जो डिजिट्स हैं इनको राउंड ऑफ किया जाएगा। तो इसलिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हम प्लेस करेंगे, बाकी को राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले राइट मोस्ट साइड से आपने राउंड ऑफ करने का प्रोसेस शुरू करना है। जब 5 को डिलीट करोगे तो नेक्स्ट डिजिट इवन है, 2 है, वो 2 ही रहेगा। और जब 2 को डिलीट करोगे तो नेक्स्ट 38 की बजाय अब आ जाएगा 39। फिर 9 को डिलीट करोगे नेक्स्ट 4 आ जाएगा, 4 को डिलीट करोगे तो नेक्स्ट आ जाएगा 7, और 7 को डिलीट करोगे तो नेक्स्ट 5 की बजाय आ जाएगा 6। फिर जब 6 को डिलीट करोगे तो नेक्स्ट फिर डिजिट जो 4 है वहां अब आ जाएगा 5। इस तरह करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो आंसर आएगा वो वैल्यू आएगी 7.15 10⁻⁻² क्यूबिक मीटर। और यहाँ पर जो रूल अप्लाई किया गया है वो मैंने ये साइड पर लिख दिया है। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द रिजल्ट शुड बी इन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। उम्मीद है आपको ये पॉइंट जो मैंने अभी बताया क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल नंबर अब है 1.2। mass of a metal box measured by lever balance is 2.3 kilogram. 2 silver coins masses 10.01 gram and 10.02 gram measured by beam balance are added to it. What is now the total mass of the box? Correct up to appropriate precision. इसको डाटा को अगर लिखें तो फर्स्ट मैस M1 है 2.3 किलोग्राम, सेकेंड मैस M2 की वैल्यू है 10.01 ग्राम, लेकिन इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इस रीडर को डिवाइड किया जाएगा 1000 से, और 1000 से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 0.01001 किलोग्राम।
और थर्ड मैस है 10.02 किलोग्राम, और इसको भी 1000 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी फिर 0.01002 किलोग्राम। ये 3 मैसेज हैं और इन 3 मैसेज का हम टोटल मैस फाइंड करेंगे। तो कैलकुलेशन में टोटल मैस इक्वल टू आ जाएगा सम ऑफ द मैसेज। ये 3 मैसेज को हमने प्लस में लिख दिया और ऐड होने के बाद कैलकुलेटर पर ये जो वैल्यू आ जाएगी वो है 2.22003 किलोग्राम। यहाँ पर अब रूल अप्लाई किया जाएगा। यहाँ चूंकि एडिशन का प्रोसेस हुआ है तो एडिशन में रूल होता है कि इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द रिजल्ट शुड बी इन लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब बच्चों डेसिमल प्लेसेस क्या होती हैं? पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स आते हैं वो होते हैं डेसिमल प्लेसेस। तो फर्स्ट रीडिंग में देखें, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, ये 1 डेसिमल प्लेस में रीडिंग होगी। और सेकंड रीडिंग में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, ये 2 डेसिमल प्लेस होगी। थर्ड रीडिंग में सेकंड रीडिंग बन जाएगी पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो ये 5 डेसिमल प्लेस है। थर्ड रीडिंग भी 5 डेसिमल प्लेस में है। पॉइंट के बाद अगर जीरोस भी आती हैं तो वो भी डेसिमल प्लेस में काउंट की जाएंगी। इसका मतलब है कि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ये फर्स्ट रीडिंग में है और लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 1 है, इसलिए आंसर भी 1 डेसिमल प्लेस तक रिटेन किया जाएगा। रिमेनिंग डिजिट्स को हम डिलीट करेंगे। तो पहले 3 को अगर डिलीट करोगे नेक्स्ट फिर 0 रह जाएगा, और 0 को डिलीट करोगे नेक्स्ट फिर 0, उस 0 को डिलीट करोगे नेक्स्ट फिर 2, और जब ये 2 को डिलीट करोगे तो नेक्स्ट पॉइंट के फौरन बाद जो 2 है वही डिजिट रिमेनिंग रहेगा। तो इस तरह करेक्ट नंबर ऑफ फिगर्स में ये वैल्यू आ जाएगी 2.2 किलोग्राम। ये रूल यहाँ अप्लाई किया गया था इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिजल्ट शुड बी इन लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरह अप्रोप्रिएट प्रोसीजर में ये आंसर आ जाएगा 2.2 किलोग्राम। Example number 1.3, diameter and length of a metal cylinder measured with the help of vernier calipers of least count 0.01 cm or 1.22 cm and 5.35 cm. Calculate volume V of the cylinder and uncertainty in it. तो अब इसको डाटा को लिखें सबसे पहले। तो डायामीटर डी की वैल्यू है 1.22 सेंटीमीटर और लेंथ एल इक्वल टू है 5.35 सेंटीमीटर और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम और इसमें बाद में हम कैलकुलेट करेंगे अनसर्टेनिटी। तो जिस तरह आपको मालूम है कि एक सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एल, लेकिन यहाँ पर हमें डाटा में आर की बजाय डायमीटर दिया हुआ, रेडियस की बजाय डायमीटर है। तो आपको मालूम होगा कि रेडियस इक्वल होता है d/2, इसलिए आर स्क्वायर की बजाय हम पुट करेंगे d/2 स्क्वायर। तो फिर ये फार्मूला बन जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू पाई डी स्क्वायर L/4। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे नेक्स्ट टाइम में। तो वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 1.22 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5.35 ओवर 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर पर 6.250907 क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर फिर एक दफा रूल अप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में द रिजल्ट शुड बी इन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे आएंगे? देखिए, डायमीटर के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, लेंथ में सिग्निफिकेंट फिगर्स भी 3 हैं, इसलिए आंसर जो आया है, रिजल्ट जो हमारे पास आया है, इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। तो ये बाकी डिजिट्स को हम डिलीट करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रहने चाहिए। तो 9 को डिलीट करोगे 7 की बजाय 8 आएगा, 8 को डिलीट करोगे यहाँ 0 की बजाय 1 आ जाएगा। फिर जब 1 को डिलीट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 9, 9 को डिलीट करोगे 0 की बजाय आ जाएगा 1,
और फिर 1 को जब डिलीट किया जाएगा तो नेक्स्ट फिर कोई एडिशन नहीं होगी, क्योंकि 5 से छोटा डिजिट अगर डिलीट किया जाए तो उससे नेक्स्ट वाले रिमेनिंग डिजिट्स में कोई एडिशन नहीं होती। तीसरा करेक्ट फिगर में ये वॉल्यूम आ गया है 6.25 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इस वॉल्यूम के अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और इसके लिए फार्मूले में देखिए कि यहाँ पर डी स्क्वायर और एल मल्टीप्लाई हुए हैं, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए अनसर्टेनिटी का रूल ये है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो इसलिए हम एल और डी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। तो पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी है लेंथ, तो लेंथ का लीस्ट काउंट था 0.01 डिवाइडेड बाय टोटल जो लेंथ मेजर की गई थी वो है 5.53 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह ये इसमें अनसर्टेनिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.2%, और इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड डायमीटर आ जाएगी 0.01 ओवर 1.22 तो मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये फिर अनसर्टेनिटी की वैल्यू आती है 0.8%। और ये भी ध्यान में रखें कि फार्मूला जो बना था वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए उसमें डी का स्क्वायर भी आया था, इसलिए डी की जो अनसर्टेनिटी है वो 2 टाइम भी हो जाएगी। पावर फैक्टर में रूल होता है कि मल्टीप्लाई दी पावर बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर। इस तरह फिर वॉल्यूम में जो टोटल अनसर्टेनिटी आएगी वो इक्वल टू आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड लेंथ प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड डायमीटर। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि ये 2 टाइम जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड डायमीटर की गई है तो उसकी वजह थी कि फार्मूले में डी स्क्वायर आया था। तो फिर 0.2 प्लस 2 इंटू 0.8 तो 0.2% प्लस 1.6%, तो ये टोटल अनसर्टेनिटी की वैल्यू आ गई है 1.8%। तो अब वॉल्यूम के लिए जो रिजल्ट लिखा जाएगा, ये वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर चुके हैं 6.25 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब वॉल्यूम आ जाएगा, रिजल्ट जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट लिखा जाएगा वो है 6.25 क्यूबिक सेंटीमीटर विद 1.8% अनसर्टेनिटी। एक मेथड ये है आंसर लिखने के लिए। दूसरी अप्रोच ये होती है कि आप चूंकि ये वॉल्यूम के अंदर 1.8% अनसर्टेनिटी है तो आप उसकी 1.8% की वैल्यू फाइंड कर लें। तो देखिए ये साइड पर ये मैंने स्टेप लिख दिए आपको ताकि किसी कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम फाइंड कर लेते हैं 1.8% ऑफ टोटल वॉल्यूम 6.25। तो ये 1.8 मल्टीप्लाइड आ जाएगा, परसेंट का मतलब है 1/100 मल्टीप्लाइड बाई फिर 6.25, तो ये वैल्यू बनती है 0.1125 और एक डेसिमल प्लेस में ये वैल्यू आ जाएगी 0.1। इस तरह फिर वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं 6.25 प्लस माइनस 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 1.4 है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v इक्वल्स टू f मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट f l ओवर m where v is the speed of the transverse wave on the stretched string, tension f, length l and mass m। एनीहो इक्वेशन हम लिख लेंगे v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट f l ओवर m, और इसकी करेक्टनेस चेक करनी है, होमोजेनिटी चेक करनी है। तो इसके लिए मेथड जो होता है हम यूज करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस को। तो टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, तो डायमेंशंस ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ f मल्टीप्लाइड बाई l ओवर m, और ये रेडिकल साइन खत्म किया है, इसकी पावर आ जाएगी फिर 1/2। तो नेक्स्ट फिर आपको मालूम है कि डायमेंशंस ऑफ v के डायमेंशंस होती हैं, देखिए v का वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और इसकी डायमेंशन आ जाएगी lt-1। और इसके बाद राइट साइड में जो टर्म्स हैं f मल्टीप्लाइड बाई l ओवर m,
तो देखिए F का फार्मूला होता है MA। अब आप इसके यूनिट्स लिख लें। मास का यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जब बेस यूनिट की फॉर्म में आपने यूनिट लिख लिया है तो अब इसकी फोर्स की डायमेंशन आ जाएंगी। आपने डायमेंशन लिखनी है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब बेस यूनिट्स की फॉर्म में आपने यूनिट लिख लिया है तो इसका रिवर्स स्टेप करेंगे आप। देखिए किलोग्राम लिखा हुआ है, किलोग्राम यूनिट है मास का तो इसकी डायमेंशन आ गई कैपिटल M। मीटर लिखा हुआ है, मीटर यूनिट है लेंथ का तो लेंथ की डायमेंशन L। और सेकेंड डायमेंशन ये यूनिट है टाइम का तो टाइम की डायमेंशन आ जाएगी T। इस तरह फोर्स की डायमेंशन आ जाएंगी MLT-2 और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अब यूनिट से रिवर्स काम करें, इसकी डायमेंशन लिख लें। मीटर यूनिट है लेंथ का जिसकी डायमेंशन L आ गई और सेकेंड यूनिट है टाइम का तो इसकी डायमेंशन आ गई T। इस तरह स्पीड की डायमेंशन आ जाएगी LT-1। ये हमने डायमेंशन लिख दी है। फोर्स की डायमेंशन MLT-2, लेंथ की डायमेंशन L और मास की डायमेंशन M। तो फिर सिंप्लीफाई होने के बाद ये आ जाएगा M से M कैंसिल हो गया, L मल्टीप्लाइड बाई L हो जाएगा L स्क्वायर और T-2 होल पावर है 1/2। इस तरह लेफ्ट साइड की डायमेंशन है LT-1 और राइट साइड की डायमेंशन भी आ जाएंगी LT-1। तो नो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड equals to dimensions of right hand side, therefore given equation is dimensionally correct. Example 1.5 है derive a relation for the time period of simple pendulum using dimensional analysis. Various possible factors on which time period T may depend on length of the pendulum L, mass of the pendulum bob M, angle theta which the thread makes with vertical और acceleration due to gravity G। ये वो factors हैं जिस पर टाइम पीरियड डिपेंड करेगा। तो इसके लिए हम रिलेशन लिख लेते हैं। लेट टाइम पीरियड इक्वल्स टू L पावर A, M पावर B, थीटा पावर C और G पावर D। इन फैक्टर्स पर टाइम पीरियड डिपेंड करेगा, लेकिन किस पावर पर डिपेंड करेगा ये हमें चूंकि इस स्टेज पर मालूम नहीं होता, इसलिए हमने इनकी पावर को सपोज किया हुआ है L पावर A, M पावर B, थीटा पावर C और G पावर D। फिर कांस्टेंट अगर लगा देंगे यहां पर तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू L पावर A, M पावर B, थीटा C, G पावर D और टाइम पीरियड पे इक्वल आ जाएगा कांस्टेंट इनटू L पावर A, M पावर B, थीटा पावर C, G पावर D। इसके बाद नेक्स्ट हम यूं करेंगे टेकन डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। तो टाइम पीरियड की डायमेंशन T आ गई, राइट साइड में लेंथ L पावर A, M पावर B, थीटा C और G पावर D। इनकी अब नेक्स्ट हम लिख देंगे डायमेंशंस। तो लेंथ L की डायमेंशन आ जाएंगी कैपिटल L, मास है इसकी डायमेंशन कैपिटल M और थीटा जो है ये दो साइड की रेशियो होती है लेंथ ओवर लेंथ। तो ये L-1 पावर हो जाएगी C और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन आ जाएंगी LT-2 होल पावर D। इसके बाद फिर L पावर A, M पावर B और L इंटू L पावर -1 ये आ जाएगी L पावर 0, इसकी पावर C। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट जो है उसमें LT-2 की पावर D है तो L पावर D आ गया और T पावर आ जाएगी -2D। फर्दर सिंप्लीफाई करें। अब L में दो ब्रैकेट्स मल्टीपल हैं, L पावर A और L पावर D, तो ये कंबाइंड में आ जाएगी L पावर A प्लस D। M पावर आ जाएगा B और ये L पावर 0 जो है ये 1 के इक्वल है तो 1 पावर C और T पावर आ जाएगी -2D।
इसके बाद कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स, इस रिलेशन से हमने अब बोथ साइड की पावर को कंपेयर करना है। तो देखिए पहले सबसे पहले अगर पावर ऑफ टी कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड में टी की पावर 1 है और राइट साइड में टी की पावर है -2d। जब कंपेयर करेंगे तो फिर 1 इक्वल टू आ जाएगा -2d, या हम लिख लेते हैं -2d इक्वल टू 1, तो d की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ये -2 मल्टीपल था, राइट साइड में ओवर में आ गया, सो d की वैल्यू आ गई है -1/2। और फिर पावर ऑफ l अगर कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड में चूंकि l वाली टर्म मौजूद नहीं है तो लेफ्ट साइड में l की पावर हो जाएगी 0 और राइट साइड में l पावर है a प्लस d। पावर को कंपेयर करें तो 0 इक्वल टू आ जाएगा a प्लस d, इसमें d की वैल्यू पुट कर लें तो 0 फिर इक्वल हो जाएगा a -1/2। इस -1/2 को अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 1/2। और जब पावर ऑफ 1 कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड में 1 की पावर 0 है, राइट साइड में 1 की पावर c है, तो इस तरह c इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अब ये a, c और b, d की वैल्यूज चूंकि मालूम हो चुकी हैं, a, b और c की वैल्यू मालूम होगी थी, लेकिन यहाँ पर अब m की पावर को कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड में m पावर 0 है, राइट साइड में m पावर है b। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो 0 इक्वल टू आ जाएगा b, या लिख लें b इक्वल टू 0। तो इस तरह a, b, c और d की वैल्यूज मालूम हो गई हैं। ये अब हम जो फार्मूला बना था इक्वेशन नंबर 1, ये वाला फार्मूला यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d इन इक्वेशन नंबर 1, तो जब ये वैल्यूज पुट करोगे तो ये फिर टाइम पीरियड इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट इनटू l पावर a की पावर l पावर a थी, a की वैल्यू है 1/2, m पावर 0, थीटा पावर हो जाएगी 0, g पावर हो जाएगी -1/2। और इसके बाद यूं करें कि g की पावर -1/2 है, अगर हम इसको ओवर में ले आए तो ये पावर हो जाएगी +1/2, और l पावर 1/2 ओवर में है g पावर 1/2, इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखें तो ये फिर फाइनली टाइम पीरियड का फार्मूला बन जाएगा कांस्टेंट इनटू स्क्वायर रूट l ओवर g। और ये आपको क्लियर कर दें कि डायमेंशनल एनालिसिस में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू तो हम नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए जनरल फार्मूला हम लिख देंगे टाइम पीरियड इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्क्वायर रूट l ओवर g। एग्जाम्पल है 1.6, फाइंड डायमेंशंस एंड हेंस SI यूनिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इन द रिलेशन ऑफ स्टोक्स लॉ फॉर द फोर्स F फॉर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट और रेडियस r मूविंग विद वेलोसिटी v। F इक्वल टू है 6 पाई ईटा r v। सो फोर्स की वैल्यू हमने लिख ली, डायमेंशंस एंड यूनिट फाइंड करना है ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो इसके लिए यूं किया जाएगा कि आपने चूंकि ईटा की डायमेंशंस और यूनिट फाइंड करना है, इसके लिए फार्मूला बना ले पहले। तो आप 6 पाई ईटा आर वी को लिख लें इक्वल टू एफ, तो फिर ईटा इक्वल टू आ जाएगा एफ ओवर 6 पाई आर वी, नॉट टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। तो राइट साइड में 6 पाई जो है ये कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, ना ही इनको हम डायमेंशनल एनालिसिस में कंसीडर करेंगे। तो डायमेंशंस ऑफ ईटा इक्वल टू आ जाएंगी डायमेंशंस ऑफ फोर्स ओवर डायमेंशंस ऑफ आर इनटू डायमेंशंस ऑफ बी। इन क्वांटिटी की अगर डायमेंशन लिखें तो एफ की डायमेंशन होती हैं MLT-2 ओवर में आर रेडियस है, लेंथ होती है, लेंथ के लिए डायमेंशन आ जाएगी L, और 7 मल्टीपल है स्पीड, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और इसकी डायमेंशन आ जाएंगी LT-1। तो फाइनली डायमेंशन ऑफ ईटा आ जाएंगी ML पावर -1 T पावर -1, ये आ गई इसकी डायमेंशंस। और जब बेस यूनिट्स आपके पास डायमेंशन ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं, ये वाली डायमेंशन है, तो इनके अब यूनिट्स लिख दें
m जो डायमेंशन है वो मैस की है, मैस के लिए यूनिट किलोग्राम, और l लेंथ की डायमेंशन है, उसके लिए यूनिट मीटर, और t टाइम के लिए है, उसकी डायमेंशन आ जाएगी, यूनिट आ जाएगा सेकेंड। इस तरह एस है यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। और इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। अल्लाह हाफिज।